मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। हम बायो में चैप्टर नंबर 23 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल के लेक्चर में रेस्पिरेटरी ट्री यानी श्वसन वृक्ष और इसके साथ साथ में हमने कल जो है श्वसन की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने अंतःश्वसन और उच्छ्वसन यानी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से इंस्पिरेशन होता है और किस प्रकार से एक्सपिरेशन होता है। इन दोनों ही क्रियाओं में जो डायाफ्राम की जो रेडियल मसल्स है और इंटरकोस्टल मसल्स है, उनका क्या रोल है, उन दोनों की वजह से जो है अंतःश्वसन और उच्छ्वसन की प्रक्रियाएं होती है। आज हम इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि कल इसके साथ साथ में हमने पढ़ा था कि कुपिका के अंदर इसकी जो सतह है, सतह पर रक्त केशिकाओं यानी ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है और ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड है और कुपिका के अंदर जो वायु है, उन दोनों के मध्य जो है गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। कुपिका से ऑक्सीजन ब्लड में एंटर करती है और ब्लड के अंदर जो CO2 है वो कुपिका में प्रवेश करती है। अब ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई होती है, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो है गैस का ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होता है और किस रूप में होता है। तो हम शुरू कर रहे हैं गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो इसमें कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, O2 का परिवहन, और एक तरफ यहाँ पर हम देखेंगे CO2 का परिवहन। कुपिका से ऑक्सीजन जो है विसरण द्वारा रक्त में प्रवेश करती है और रक्त के माध्यम से हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचती है। किस प्रकार पहुंचती है, तो ब्लड में जो है ऑक्सीजन का परिवहन दो तरीके से होता है। ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के अंदर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में गुलित अवस्था ऑक्सीजन जो है जल में इसकी जो घुलनशीलता है वो बहुत कम होती है, इसलिए गुलित अवस्था में ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो केवल 3% होता है। बाकी जो 97% ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर, हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त अवस्था में इस प्रकार का जो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो 97% होता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन का परिवहन एक तो प्लाज्मा में घुलित अवस्था में होता है और एक हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त अवस्था में होता है। हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक है जो हमारे रक्त में उपस्थित जो RBC है, लाल रक्त कणिका, उसमें उपस्थित होता है। एक हीमोग्लोबिन अणु के साथ में 4 ऑक्सीजन के अणु संयुक्त होते हैं यानी उससे जुड़ते हैं और उसको कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर ये हीमोग्लोबिन रक्त के माध्यम से
ऊतकों तक पहुंचता है। इन ऊतकों में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग हो जाती है और ऊतक में प्रवेश करती है। इसी प्रकार से कोशिकाओं के अंदर श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों से होती हुई वापस फेफड़ों में आती है। तो वो किस रूप में उसका परिवहन होगा? तो CO2 का जो परिवहन है वो 3 तरीके से होता है। पहला जो है कि प्लाज्मा में घुलित अवस्था में या विलयन के रूप में या घुलित अवस्था में, प्लाज्मा में घुलित अवस्था में इस तरीके का जो परिवहन है CO2 का वो लगभग 7% होता है। इसके अलावा CO2 का जो परिवहन है वो जब हीमोग्लोबिन ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, ऊतक में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाती है। उसी समय कुछ मात्रा में CO2 हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ भाग हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त अवस्था में इसमें लगभग 23% CO2 का परिवहन इस अवस्था में होता है। इसके अलावा CO2 का अधिकांश जो परिवहन है वो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, इस रूप में CO2 का परिवहन लगभग 70% होता है। तो ब्लड के अंदर जो है गैसों का परिवहन इस तरीके से होता है, O2 और CO2 का परिवहन। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे कि हमारे फेफड़ों का जो आयतन है और उसकी क्षमता क्या है, उसकी माप के बारे में हम पढ़ेंगे। श्वसन से संबंधित आयतन। वॉल्यूम रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। तो श्वसन से संबंधित जो आयतन है उनमें पहला जो आयतन है वो है ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन, टाइडल वॉल्यूम। तो ज्वारीय आयतन का मतलब ये होता है कि हम सामान्य अवस्था में जितनी वायु एक बार अंदर लेते हैं और जितनी वायु एक बार बाहर निकालते हैं, यानी निश्वसन और उच्चवसन में जितनी वायु अंदर ले रहे हैं और जितनी वायु बाहर निकाल रहे हैं, उस मात्रा को ज्वारीय आयतन कहा जाता है। कि सामान्य निश्वसन में अंदर ली गई वायु की मात्रा या सामान्य उच्चवसन में बाहर निकाली गई
वायु की मात्रा उसको ज्वारीय आयतन कहते हैं और इसका जो माप है 500 ml होता है। एक बार में हम सामान्य अवस्था में जब सांस अंदर लेते हैं या सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो जो वायु की मात्रा है उसे ज्वारीय आयतन कहा जाता है। दूसरा जो आयतन है वो है निष्वसन अवशिष्ट आयतन। IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें जो है निष्वसन अवशिष्ट आयतन के अंतर्गत कि ज्वारीय आयतन में सामान्य निष्वसन में जितनी वायु हम एक बार अंदर लेते हैं उसके पश्चात हम बलपूर्वक कितनी वायु यानी सांस के साथ कितनी वायु हम अंदर ले सकते हैं, यानी हम फोर्स लगा करके कितनी वायु और अंदर ले सकते हैं उसको निष्वसन अवशिष्ट आयतन कहा जाता है। निष्वसन आरक्षित आयतन। यानी सामान्य निष्वसन के पश्चात बलपूर्वक अंदर ली गई वायु की मात्रा, ठीक है, यानी सामान्य निष्वसन के पश्चात हम और जो है बल लगा करके कितनी वायु अंदर भर सकते हैं उसको निष्वसन आरक्षित आयतन कहा जाता है। इसकी जो माप है वो लगभग 3000 ml होती है। फिर तीसरा जो आयतन है उच्च वसन आरक्षित आयतन। ERV। अब उच्च वसन आरक्षित आयतन यानी उच्च वसन की प्रक्रिया में सामान्य अवस्था में हम कितनी वायु बाहर निकालते हैं 500 ml। ये वायु बाहर निकालने के पश्चात हम बलपूर्वक और कितनी वायु बाहर निकाल सकते हैं उसको कहा जाएगा उच्च वसन आरक्षित आयतन। यानी सामान्य उच्च वसन के पश्चात और हम बल लगा करके कितनी वायु बाहर निकाल सकते हैं वो उच्च वसन आरक्षित आयतन कहलाएगा ERV। तो सामान्य उच्च वसन के पश्चात बलपूर्वक बाहर निकाली गई बलपूर्वक बाहर निकाली गई वायु की मात्रा उसको उच्च वसन आरक्षित आयतन कहा जाता है। और इसकी जो माप है इसकी माप लगभग 1100 ml होती है। उच्च वसन आरक्षित आयतन इसकी जो माप है लगभग 1100 ml होती है। यानी एक बार हम सामान्य उच्च वसन के दौरान 500 ml वायु बाहर निकालते हैं उसके पश्चात बलपूर्वक हम और कितनी वायु बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, 4th नंबर पर जो है अवशिष्ट आयतन। अवशिष्ट आयतन RV इसको कहा जाएगा रेजिडुअल वॉल्यूम। तो
अवशिष्ट आयतन जो है कि हमने सामान्य उच्चवसन किया। सामान्य उच्चवसन में 500 ml वायु हमने बाहर निकाली। उसके पश्चात हमने बलपूर्वक उच्चवसन से इतनी वायु और बाहर निकाली 1100 ml। तो सामान्य उच्चवसन और बलपूर्वक उच्चवसन करने के पश्चात भी फेफड़ों के अंदर कुछ मात्रा में वायु शेष रह जाती है, जिसे अवशिष्ट आयतन कहा जाता है। सामान्य उच्चवसन व बलपूर्वक उच्चवसन के पश्चात फेफड़ों में शेष वायु की जो मात्रा बचती है उसको अवशिष्ट आयतन कहा जाता है। और इसकी जो माप है, इसकी माप वो लगभग 1200 ml होती है। तो ये जो है 4 प्रकार के आयतन है: जवारी आयतन, निःश्वसन आरक्षित आयतन, उच्चवसन आरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन। इसके पश्चात आयतन के पश्चात श्वसन से संबंधित क्षमताएं हैं, यानी कैपेसिटी, जिसके अंतर्गत 2 या अधिक आयतन का योग होता है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आयतन के पश्चात श्वसन से संबंधित क्षमताएं हैं, कैपेसिटी। इसमें सबसे पहला जो है निःश्वसन क्षमता। निःश्वसन क्षमता का मतलब ये है कि हम कितनी वायु अंदर ले सकते हैं, उन दोनों का योग है। तो इसमें जो है जवारी आयतन और निःश्वसन जो अवशिष्ट आयतन है, उन दोनों का योग, यानी अधिकतम भरी गई वायु का जो वायु की मात्रा है उसको निःश्वसन क्षमता कहा जाता है। और इसमें जो है हम टाइडल वॉल्यूम यानी जवारी आयतन और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी निःश्वसन आरक्षित आयतन दोनों का योग करते हैं। इसका योग 500 है और इसका योग 3000 है। तो की जो क्षमता आएगी वो 3500 ml आएगी निःश्वसन क्षमता। उच्चवसन क्षमता एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, इसके अंतर्गत अधिकतम बाहर निकाली गई वायु की जो मात्रा है, अधिकतम बाहर निकाली गई वायु की मात्रा एक बार हम जवारी आयतन में अधिकतम जो है 500 ml बाहर निकाल सकते हैं। उसके पश्चात बलपूर्वक जो निकाली गई है, बलपूर्वक हम इतनी मात्रा और 1100 ml जो है बलपूर्वक निकाल सकते हैं। तो उच्चवसन जो क्षमता होगी वो 1600 ml होगी। उसके पश्चात आता है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता का मतलब यह है कि फेफड़ों के अंदर कितनी वायु रहती है जो कार्य में काम आती है। तो यानी सामान्य उच्चवसन में बाहर निकालने के पश्चात जो वायु शेष बचेगी उसको क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता कहा जाता है। कि सामान्य उच्चवसन के पश्चात शेष वायु की मात्रा, इसमें जो है हम 2
वॉल्यूम काउंट करेंगे तो ER V यानी उच्च वसन आरक्षित आयतन, इसके साथ साथ में हम अवशिष्ट आयतन दोनों का योग करेंगे। यानी सामान्य उच्च वसन टाइडल वॉल्यूम, इतनी वायु बाहर निकालने के पश्चात फेफड़ों में एक तो ये वायु बचेगी और ये वायु बचेगी, इन दोनों का जो योग है इसका आएगा 1100 ml और ये है 1200, दोनों का योग जो आएगा वो आएगा 2300 ml। तो क्रियाशील जो अवशिष्ट क्षमता है वो उसका जो मान है वो 2300 ml होता है। इसके पश्चात आता है जैव क्षमता, वाइटल कैपेसिटी। तो जैव क्षमता के अंतर्गत अधिकतम अंदर ली गई और अधिकतम बाहर निकाली गई वायु की मात्रा, अधिकतम अंदर भरी गई व अधिकतम बाहर निकाली गई वायु की मात्रा को जैव क्षमता कहा जाता है। तो जैव क्षमता के अंतर्गत जो है एक तो निष्वसन आरक्षित आयतन, जवारे आयतन और इसके साथ में उच्च वसन आरक्षित आयतन, इन तीनों का योग करते हैं। तो IRV निष्वसन आरक्षित आयतन ये 3000 ml है, ये 500 ml है और ये 1100 ml है। तो कुल मिलाकर इन तीनों का जो योग वो आएगा 4600 ml। तो यहाँ पर जो है जैव क्षमता, वाइटल कैपेसिटी, इसका जो मान है कितना आएगा 4600 ml और ये क्या होगा अधिकतम अंदर भरी गई और अधिकतम बाहर निकाली गई वायु की मात्रा, उसको जैव क्षमता कहा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से ये उपयोगी है, जिसका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है, कि फेफड़ों की जो है जैव क्षमता कितनी होती है, तो उसमें आपको बताना है 4600 ml। फिर आता है फेफड़ों की कुल क्षमता। तो फेफड़ों की कुल क्षमता में हम इससे पहले जो आयतन पढ़े थे उन सभी आयतन का जो योग है वो फेफड़ों की कुल क्षमता कहलाएगी, जिसमें हमने टाइडल वॉल्यूम, जवारे आयतन, उच्च वसन आरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन, इन चारों के बारे में पढ़ा था। तो इन चारों का जो योग है वो फेफड़ों की कुल क्षमता कहलाएगी। तो चारों का जो योग है ये 500, 3000, 1100 और अवशिष्ट आयतन जो है वो है 1200, इन सभी का योग। तो सभी का योग आएगा 5800 ml। तो ये जो है फेफड़ों की कुल क्षमता है, इसका जो माप आएगा वो आएगा 5800 ml। तो ये जो है श्वसन से संबंधित आयतन और क्षमताएं हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है। फिर इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक बचता है श्वसन से संबंधित रोग, कौन कौन से रोग हैं। श्वसन से संबंधित रोग, तो इनमें सबसे पहला रोग है अस्थमा या दमा। अस्थमा या दमा, तो अस्थमा या दमा ये
एक प्रकार की एलर्जी है जिससे सांस लेने में कठिनाई आती है। एलर्जी जो है किसी यानी डस्ट पार्टिकल धूल के कणों से हो सकती है, परागकण से हो सकती है, या किसी विशेष खाद्य पदार्थ से, उसकी स्मेल से एलर्जी हो सकती है। तो एलर्जी से होने वाला जो श्वसन संबंधित रोग है उसको अस्थमा या दमा कहते हैं। इससे व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी आती है। जब व्यक्ति वायु पाठ निकालता है यानी सांस छोड़ता है उस समय सीटी बजने जैसी आवाज आती है, तो उसको दमा कहा जाता है। तो ये एलर्जी से होने वाली बीमारी है, इसलिए इससे बचने के लिए इसका जो बचाव ही इसका उपाय है। इसके लिए जिस वस्तु से उसको एलर्जी हो रही है उससे दूर रहना चाहिए, यही इसका उपचार है। दूसरा जो रोग है वो है श्वसन संबंधित न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो है एक जीवाणु के संक्रमण से होने वाला रोग है। इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। इस जीवाणु के संक्रमण से न्यूमोनिया रोग होता है। इस रोग में जो फेफड़ों के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो मृत WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाओं और श्लेष्मा से वो कोशिकाएं भर जाती है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी आती है। इससे बचाव के लिए जो एंटीबायोटिक है वो ली जाती है, जिससे ये बीमारी ठीक होती है। इसके पश्चात तीसरा जो है श्वसन से संबंधित रोग कैंसर। फेफड़ों का कैंसर। तो फेफड़ों का जो कैंसर है ये धूम्रपान से होता है, यानी बीड़ी सिगरेट आदि पीने से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, क्योंकि इनके अंदर सिगरेट के धुएं के अंदर कुछ ऐसे कैंसर जन पदार्थ होते हैं कार्सिनोजेनिक, जिससे कैंसर हो सकता है। फिर चौथा जो इसके अंदर जो रोग है सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस। सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस, तो ये जो रोग है सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस, जो श्रमिक इन खानों में काम करते हैं, सिलिका और एस्बेस्टोस की खानों में काम करने वाले जो श्रमिक है, तो जब खानों से सिलिका का निष्कर्षण किया जाता है तो उसके जो पार्टिकल है यानी उसके वो वायु के साथ में उसके फेफड़ों में चली जाती है, जिससे उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। इसी प्रकार एस्बेस्टोस ये भी उसके सांस के साथ में उसके फेफड़ों में जमता जाता है, जिससे उसको सांस लेने में परेशानी आती है। इन रोगों का कोई विशेष जो है उपचार नहीं है, इससे बचाव ही इसका उपचार है। इसके लिए जो श्रमिक जहाँ पर खानों में काम करते हैं वहाँ पर डस्ट को उड़ने से बचाने के लिए उसमें जो है आसपास पानी छिड़क कर उसको गीला कर देना चाहिए, ताकि डस्ट पार्टिकल जो है उड़े नहीं और वायु के साथ उसके फेफड़ों में नहीं जाए। तो ये जो है कुछ श्वसन से संबंधित रोग है, कुछ इम्पोर्टेंट रोग है। फिर इसमें एक लास्ट छोटा टॉपिक बचता है कृत्रिम श्वसन। कृत्रिम श्वसन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। कृत्रिम श्वसन का मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति को जो है चोट लग जाए, ऐसी स्थिति में उसको कृत्रिम श्वसन की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है या किसी विषैली गैस के संपर्क में आता है,
तो ऐसी स्थिति में जो है उस व्यक्ति की जो सांस है वो अचानक रुक जाती है। यदि व्यक्ति की सांस रुक जाती है लेकिन उसकी हृदय की धड़कन अगर चल रही है तो उस स्थिति में उसको कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। कृत्रिम श्वसन की जो पारंपरिक या जो प्रचलित विधि है वो है मुख से मुख विधि, यानी जिस व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन देना है उस व्यक्ति को सीधा लेटा करके जो व्यक्ति देगा कृत्रिम श्वसन वो व्यक्ति अपना एक हाथ उस व्यक्ति के माथे पर रखेगा और दूसरा हाथ उसके गर्दन के नीचे रखेगा, उसकी गर्दन थोड़ा सीधा करके फिर उसका जो मुख है और जो व्यक्ति कृत्रिम श्वसन देगा उसके मुख से मुख को टच करके मिला करके एक वायुरोधी अवस्था उत्पन्न करके वो जो है उसके मुख में वायु भरेगा। ऐसा बार बार करने से जो है उस व्यक्ति की जो सांस है वो पहले की तरह चलने लग जाती है। इसको कृत्रिम श्वसन कहा जाता है। तो ये जो है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र का जो चैप्टर है आज समाप्त होता है।